हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में अध्ययन करेंगे। इन तीनों ही टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इनको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए देखा जाए कि ये तीनों जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन सी बातें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है या इसको किस लिए बनाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था और इसमें क्या क्या बातें कही गई। तो चलिए देखा जाए। देखिए, भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए और खास करके स्कूली शिक्षा में एनसीईआरटी के द्वारा यह दस्तावेज तैयार किया गया था। देखिए, भारत में स्कूली शिक्षा के सुधार और विकास के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा इस दस्तावेज को तैयार किया गया है और यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। देखिए, यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य देखिए, शिक्षण को बच्चों के जीवन के करीब लाना और शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और समावेशी बनाना। यानी ये इसलिए बनाया गया था ये डॉक्यूमेंट कि बच्चे शिक्षा को अपने जीवन से जोड़ें और उनका जो शिक्षा व्यवस्था है, पूरा जीवन है, वो कैसा बने, समावेशी बने और वो जो शिक्षा प्राप्त करें वो शिक्षा उनके जीवन में प्रासंगिक हो। ऐसा नहीं कि वो पढ़ लिखने के बाद भी किसी काम के न रहे। तो इस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। आप देखिए, इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको एक एक करके देख लिया जाए। देखिए, प्रमुख उद्देश्यों को एक एक करके देखा जाए। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य इसका है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। यानी जो शिक्षा व्यवस्था है अपने देश की उसको चाइल्ड सेंटर्ड बनाना, न कि टीचर सेंटर्ड। देखिए, इसमें बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। यानी बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, नेचुरल क्यूरियोसिटी है, उसको और भी बेहतर करना और उसके साथ साथ बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को भी आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर देखिए, गुणवत्ता में सुधार यानी सीखने की प्रक्रिया को अधिक अर्थपूर्ण और आनंददायक बनाना। यानी बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए, वो जो कुछ भी सिखाया जाए वो उनके लिए आनंददायक हो और कैसा हो, अर्थपूर्ण हो। यानी निरर्थक ना हो, बिना मतलब का उनको कोई चीज सिखाया ना जाए। फिर उसके बाद देखिए, सामाजिक समावेश होना चाहिए। यानी सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी समाज के हर वर्ग के बच्चों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर उनको पर्याप्त और उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगली चीज देखिए, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। इसमें देखिए, शिक्षा को स्थानीय ज्ञान और परंपराओं से जोड़ना। इसमें कहा गया कि शिक्षा को स्थानीय ज्ञान और परंपराओं के साथ जोड़कर आगे बढ़ा जाए। यानी स्थानीय परंपराएं हैं, वहां के कुछ लोगों के अपने रीति रिवाज, नियम कानून हैं, उनको भी वहां की शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। यानी उनके अनुसार शिक्षा उनको प्रदान की जाए। जीवन कौशल का विकास। देखिए, इसके द्वारा विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी का विकास। यानी उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, निर्णय लेने के योग्य बने और नेतृत्व करने की या जिम्मेदारी को निभाने की उनके अंदर जो है क्षमता विकसित हो। इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या क्या है।
सबसे पहले देखिए ज्ञान का निर्माण, यानी बच्चों को ज्ञान प्रदान करिए, नई नई बातें सिखाइए, नई नई चीजें सिखाइए, उनको बिना मतलब की चीजों को रटाइए नहीं। देखिए रटने के बजाय बच्चों को समझने और व्यवहारिक रूप से उपयोगी बनाने पर बल देना चाहिए, यानी उनको ऐसी शिक्षा प्रदान करिए जो शिक्षा उनके लिए उपयोगी हो और उनके जीवन में व्यवहारिक हो। इसमें देखिए शिक्षार्थी को ज्ञान का निष्क्रिय उपभोक्ता मानने की बजाय ज्ञान का सक्रिय निर्माता बनाना चाहिए। उनको ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जो शिक्षक अपने मन से उनको कुछ भी पढ़ा दे वो उसको प्राप्त कर लें और चुप रहें, ऐसा नहीं। उनको खुद से नई नई चीजों को निर्मित करने की योग्यता सिखानी चाहिए, उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए। उनको उस प्रकार से पढ़ाइए, उस प्रकार से बताइए कि वो अपने से कुछ चीजों को करना सीख जाए। अगली विशेषता देखिए क्या है, सामाजिक न्याय और समानता। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हाशिए के समूहों जैसे बालिकाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। देखिए इसमें समावेशी शिक्षा की भी बात की गई है। कहा गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी इनकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। ये बात देखिए अगली विशेषता, सीखने का माहौल, यानी कहा जा रहा है कि स्कूलों में डर का माहौल या डर का वातावरण टीचरों के द्वारा न उत्पन्न किया जाए, बल्कि बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जो प्रतिस्पर्धा मुक्त वातावरण हो और शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छा संवाद हो। यानी उनके बीच ऐसा न रहे कि शिक्षक से हर समय स्टूडेंट डरते रहे और उनकी बातों को बिना कुछ सोचे समझे मानते रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए पाठ्यचर्या के क्षेत्र, यानी पाठ्यचर्या में किन किन चीजों को महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें देखिए सबसे पहले भाषा, यानी स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। यानी जहां कहीं भी जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो वहां की प्राथमिक शिक्षा में वहां की स्थानीय भाषा को अवश्य शामिल किया जाए। इससे क्या होता है कि बच्चे अपने स्थानीय भाषा को बहुत जल्दी तरीके से सीख जाते हैं। इसके बाद देखिए पाठचर्या में गणित को शामिल किया जाना चाहिए। गणित में देखिए तार्किक और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है इसको शामिल करने से। फिर बच्चों की शिक्षा में विज्ञान का समावेश होना चाहिए। विज्ञान देखिए प्रयोग आधारित और खोज परक शिक्षा का विकास करता है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, इससे बच्चों को ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझ विकसित होती है। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को शिक्षण सामग्री में शामिल किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना, यानी किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, उनको वहां की शिक्षा व्यवस्था में, स्कूलों में सम्मान दिया जाना चाहिए। अगला देखिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण और सीखने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का समावेश किया जाना चाहिए, यानी स्कूलों में नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी किया जाना चाहिए। अब देखिए इसके मार्ग में कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो चुनौतियां देखिए क्या क्या हैं। शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, इसका मतलब कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो शिक्षित या ट्रेंड टीचर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दूसरी चुनौती है संसाधनों की कमी, यानी संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से इसमें समस्या आ रही है। प्रायोगिक शिक्षा में कठिनाइयां, यानी व्यवहारिक शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा विद्यालयों में नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा पा रही है? क्योंकि टीचर जो पढ़ाने वाले हैं वो उतने कुशल नहीं है, ट्रेंड नहीं है, और उसके साथ साथ फिर विद्यालयों में उस प्रकार के संसाधन मौजूद नहीं।
अब देखिए इसका समाधान क्या होगा कि शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए, पहली बात, यानी अप्रशिक्षित शिक्षकों को विद्यालयों में न रखा जाए। स्कूलों में बुनियादी ढांचे और तकनीकी संसाधनों को बढ़ावा दिया जाए, यानी जो विद्यालयों का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बहुत बेहतर किया जाना चाहिए और उसमें आईसीटी का उपयोग किया जाना चाहिए। पाठचर्या को लचीला बनाया जाना चाहिए, यानी पाठचर्या रिजिड ना हो बल्कि वह लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो, जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। अब देखिए एनसीएफ का महत्व देखते हैं, यानी इतनी सारी चुनौतियां और उनके समाधान के बावजूद भी एनसीएफ देखिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए एनसीएफ 2005 ने शिक्षा प्रणाली में बच्चों के लिए सीखने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इतनी चुनौतियां हैं लेकिन फिर भी इसने बच्चों के सीखने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यह पाठचर्या बच्चों को आत्मनिर्भर और समाज के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दस्तावेज देखिए आज भी भारत की शैक्षिक नीतियों और शिक्षण पद्धतियों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं राइट टू एजुकेशन 2009, यानी देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए यह जो अधिनियम है ये भारत सरकार ने अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन करके शामिल किया था और एक नया अनुच्छेद 21A बनाया गया था जिसके तहत अपने देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए पारित किया गया एक ऐतिहासिक कानून है। इसे देखिए 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। देखिए अधिनियम पास हुआ था 2009 में और इसको 2010 में लागू किया गया। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसके देखिए मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा का प्रसार, यानी ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं कि बच्चों को समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं अपने देश में उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसकी मुख्य विशेषताओं को एक एक करके भी देख लिया जाए। सबसे पहले देखिए शिक्षा का अधिकार है, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि किसी बच्चे को ऐसा नहीं दिया जा रहा है तो वह बच्चा उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है या गार्जियन उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। दूसरी बात देखिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है निःशुल्क शिक्षा, यानी बच्चों से किसी भी प्रकार की फीस, डोनेशन या अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसकी अगली विशेषता है अनिवार्य शिक्षा, यानी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह स्कूलों में पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराए। इसके बाद देखिए 25% आरक्षण, यानी निजी, गैर सहायता प्राप्त और विशेष श्रेणी के स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होगी। यानी देखिए जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं और जो विशेष श्रेणी के स्कूल हैं, उन स्कूलों में भी इस प्रकार से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जो वंचित समूह के बच्चे हैं, इनके लिए भी 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी। फिर देखिए बुनियादी सुविधाएं, स्कूलों में अनिवार्य रूप से पानी, शौचालय, पुस्तकालय, खेलकूद का मैदान और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं। देखिए कहा जा रहा है कि सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स भी स्कूलों में बेहतर किए जाने चाहिए। उसके साथ साथ स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जाना चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए और हर स्कूल में एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगली विशेषता शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण।
कहा जा रहा है कि इन विद्यालयों में केवल प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों को ही पढ़ाने की अनुमति देनी होगी। देखिए इसी का परिणाम है कि आप लोगों को शिक्षक बनने के लिए कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके आप शिक्षक बन पाते हैं। देखिए शिक्षकों को शिक्षण के अलावा गैर शैक्षिक कार्यों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए इसमें कहा गया है कि शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य कराए जाने चाहिए, गैर शैक्षिक कार्यों को उनसे नहीं कराया जाना चाहिए। फिर देखिए इसमें कहा गया है कि शारीरिक दंड और भेदभाव का निषेध। इसका मतलब कि स्कूलों में बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उनका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे नहीं किया जाना चाहिए। इससे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए, प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता, एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाना चाहिए और यह समिति हर स्कूल में देखिए माता पिता, स्थानीय प्राधिकारी और शिक्षकों का समावेश करके बनाई जानी चाहिए। यानी विद्यालय प्रबंधन कमेटी बनाई जानी चाहिए, उसमें गार्जियन हो, स्थानीय प्राधिकारी हो और शिक्षक, तीनों लोग मिलके विद्यालय के बेहतर कार्य के लिए उपाय बताएं और उससे आगे बढ़ाएं। देखिए एसएमसी यानी वही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल के कामकाज की निगरानी भी करेगी। फिर देखिए अगली विशेषता इसकी समावेशी शिक्षा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि वंचित समूहों, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों और लड़कियों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यानी स्कूलों में इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर अगली विशेषता देखिए प्रगति आधारित मूल्यांकन, यानी छात्रों की प्रगति के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। यानी इसको हम लोगों ने देखिए पिछली क्लास में भी पढ़ा है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने से जो छात्र हैं उनका लगातार मूल्यांकन होता रहेगा और उनकी जो भी पढ़ाई से संबंधित कमियां हैं वो समय समय पर दूर की जाएंगी, जिससे भविष्य में वो बेहतर बन जाए। फिर देखिए कोई बच्चा कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाए। यानी इसमें कहा गया कि कक्षा 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए इसका लाभ क्या है। इससे देखिए लाभ क्या है कि सबसे पहले हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला, वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया गया। इसके आ जाने से सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया और जो वंचित वर्ग के बच्चे थे वो भी मुख्य धारा के बच्चों के साथ शामिल हो। शिक्षा में गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं का सुधार हुआ। देखिए इसी का परिणाम है कि आपको हर गांव में प्राथमिक विद्यालय देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके पहले ऐसी स्थिति नहीं थी और इसके आ जाने के बाद से ही देखिए जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पे प्रशिक्षित शिक्षकों को ही रखा जाता है और उनको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के बाद ही वहां रखा। अब देखिए इसकी चुनौतियां, यानी इसके क्षेत्र में आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां। देखिए स्कूलों में बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी देखी जाती है। यानी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो बुनियादी बेसिक जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम पाया जाता है, वहां गड़बड़ी है और जो टीचर हैं वो प्रशिक्षित नहीं है। यानी प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा में कमी है। आरक्षित सीटों का सही से क्रियान्वयन नहीं किया, यानी जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो सही से लोगों को प्रदान नहीं की जा रही। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच की अभी भी कमी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो रिमोट एरिया है, वहां पर्याप्त मात्रा में विद्यालय नहीं खुल पाए हैं, जिससे वहां के बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत समस्या हो। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि आरटीई अधिनियम 2009 भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने का एक बेहतर प्रयास है। हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार, स्कूल प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यानी केवल सरकार के चाहने से ही नहीं होगा, बल्कि वहां स्कूल और स्थानीय प्रशासन को मिलकर इसके लिए कार्य करना होगा, तब जाके यह बेहतर हो सकता है। यह अधिनियम शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करते हुए एक समता मूलक और शिक्षित समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है। यानी यह अपने देश में
ऐसा व्यवस्था लाना चाहता है कि देश के हर बच्चे शिक्षित होकर अपने जीवन में समान रूप से कार्य करें, समान रूप से प्रगति करें, किसी के साथ कोई भी भेदभाव न किया जाए और पूरा समाज कैसा हो जाए, शिक्षित हो जाए। अब देखिए हम लोग आते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, यह देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा जारी की गई एक व्यापक नीति है। देखिए यह जो है 34 वर्षों के बाद, यानी 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी के बाद यह लाई गई है। इसका उद्देश्य देखिए 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को तैयार करना चाहिए और इसे अधिक समावेशी, लचीला और व्यवहारिक बनाना। यानी ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसके पहले भी कही जा चुकी हैं, तो उन सब चीजों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। देखिए पहला देखिए क्या है, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और समानता सुनिश्चित करना, यानी शिक्षा व्यवस्था सभी लोगों तक पहुंचे और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, यानी सबको समान रूप से शिक्षा मिले। उसके बाद देखिए ज्ञान, कौशल और मूल्यों का ऐसा समावेश जो छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करे, यानी छात्रों को ज्ञान भी दीजिए, उनको स्किल्ड भी कर दिए और उनके अंदर मोरल एजुकेशन भी प्रदान करिए, जिससे वह भविष्य में एक बेहतर छात्र के रूप में, बेहतर नागरिक के रूप में तैयार हो। गुणवत्ता में सुधार और प्रौद्योगिकी का समावेश हो। भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, यानी भारत और भी अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको नॉलेज इकोनॉमी के रूप में भी आगे बढ़ाने पर यह जो योजना है बहुत कारगर हो। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, एक एक करके देख लिया जाए। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया है, विद्यालयी शिक्षा में बदलाव की बात की, यानी विद्यालयी जो शिक्षा व्यवस्था थी अपने देश में, जो 1986 की शिक्षा नीति के आधार पर चलती चली आ रही थी, अब उसमें उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया। सबसे पहले देखिए क्या बदलाव हो रहा है कि इसमें जो पहले 10+2+3 वाली स्ट्रक्चर चल रहा था उसको हटा के अब देखिए नया स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा 5+3+3+4। देखिए इसमें 5+3+3+4 का मतलब क्या है। देखिए पहला जो 5 वाला स्टेज है इसको देखिए फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। यह देखिए 3 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए होता है। यह देखिए 5 साल का शिक्षण होता है। इसको देखिए प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और 2 तक माना जाता है, यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 और 2, यानी देखिए 5 साल इसमें बच्चा पढ़ेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फाउंडेशनल स्टेज। दूसरा देखिए क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज, यानी यह देखिए 8 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे के लिए होगा और यह क्लास 3 से लेकर 5 होगा, कक्षा 3, 4 और 5। फिर उसके बाद देखिए अगला जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज कहलाएगा, यानी यह 11 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए होगा और इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे होंगे, कक्षा 6, 7 और 8। उसके बाद जो अगला लास्ट स्टेज है देखिए उसको सेकेंडरी स्टेज के रूप में जाना गया। इसका देखिए 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए है और यह कक्षा 9 से 12, यानी कक्षा 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार से देखिए ये 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए अगली विशेषता इसकी क्या है, मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा। कहा जाए कक्षा 5 तक सभी विद्यालयों में भारत के चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वहां उनको मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखिए दूसरी चीज, बच्चों को कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा सिखाना शुरू कर दिया जाना चाहिए और क्लास 6 से ऐसा किया जाए, यानी जब बच्चे क्लास 6 में पहुंच जाएं तो उनको नई तकनीकी के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए और उनको कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद देखिए नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में भी कुछ सुधार किए गए। देखिए
बहु विषयक प्रणाली लागू की गई, जिसका देखिए आप लोगों को साक्ष्य देखने को मिल रहा है। सेमेस्टर प्रणाली जो विश्वविद्यालयों में चल रही है। छात्रों को देखिए विभिन्न विषयों का चयन करने की आजादी है। छात्र अपने सुविधा अनुसार विषय का चयन करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए स्नातक स्तर पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प शुरू किया गया है, यानी जब चाहे छात्र बीच में पढ़ाई रोक दे फिर बाद में एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए देखिए जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री वाली व्यवस्था की गई है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI के गठन की बात की गई है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एकल निकाय गठित करने की बात की गई है। फिर शिक्षा में देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात कही गई है और कहा गया है कि 2035 तक भारत में जो उच्च शिक्षा की पहुंच है 50% तक पहुंचा देना है। के बाद देखिए इसके में शिक्षक प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए भी कहा गया है कि 2030 तक शिक्षकों के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री अनिवार्य कर दी जानी है। यानी देखिए 2030 तक जो लोग टीचर बनेंगे तो उनके लिए 4 वर्षीय बीएड डिग्री अनिवार्य कर देंगे। इसका मतलब कि जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएगा तो उसी के साथ उसका ग्रेजुएशन और बीएड दोनों साथ में हो जाएगा। तो इस प्रकार की डिग्री को 2030 तक अनिवार्य कर दिया जाएगा। फिर देखिए शिक्षकों को नई तकनीकों और दृष्टिकोणों में प्रशिक्षित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लेंगे उनको नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर देखिए अगली विशेषता है तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास। इसमें देखिए कहा गया कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्रदान किया जाएगा, ई सामग्री प्रदान की जाएगी और तकनीकी नवाचारों का उपयोग किया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाएगा, यानी जो वोकेशनल एजुकेशन है अब उसको मुख्य धारा के बच्चों को भी प्रदान किया जाना शुरू किया जाएगा। उसके बाद देखिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी देश में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन किया जाएगा और यह जो संस्थान होगा अनुसंधान को बढ़ावा देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करेगा। फिर अगली विशेषता देखिए क्या है, समानता और समावेश। देखिए शिक्षा में लैंगिक समानता लाई जाएगी, यानी लैंगिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। फिर देखिए अगली विशेषता शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इसका मतलब कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भी भारत में परिसर खोलने की अनुमति मिलेगी, जिससे भारतीय छात्रों को भी इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान होगा। देखिए भारतीय शिक्षकों के लिए छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलेगा, जिससे अपने देश के बच्चों को विदेश न जाना पड़े पढ़ने के लिए, उनको अपने देश में ही विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिले। अब देखिए इस शिक्षा नीति के लाभ क्या क्या। देखिए पहला लाभ क्या है, शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना, यानी इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन अब अपने देश में भी प्रदान किया जाना चाहिए और जो बच्चे बाहर विदेश पढ़ने जाते थे अब उनको विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी, उनको उस प्रकार की शिक्षा अपने देश में मिलेगी। देखिए ज्ञान और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, यानी अब कहा जा रहा है कि अपने देश में शिक्षा को भी एक इकोनॉमी के रूप में डेवलप किया जाएगा और नॉलेज और स्किल इकोनॉमी के रूप में भारत विकसित होगा। फिर देखिए तीसरी विशेषता इसकी लाभ है विद्यार्थियों की क्षमता और रुचियों के अनुसार लचीला शिक्षण। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी जिस विषय को पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। सभी के लिए समान शिक्षा का अवसर, यानी कहा जा रहा है कि सभी लोगों के लिए सभी प्रकार की शिक्षा के लिए समान अवसर दिया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अब देखिए इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां देखिए क्या क्या है। इस नीति के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन में क्षेत्रीय और प्रशासनिक बाधाएं हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक कार्य हैं जिनकी वजह से इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है।
डिजिटल शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। देखिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है या फिर पक्की छतें नहीं है तो वहां पे डिजिटल शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले वहां का बेसिक स्ट्रक्चर सही करना होगा, तब जाके वहां तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। फिर देखिए शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और तैयारी, पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला और भविष्य के लिए तैयार बनाना है। हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार, शिक्षकों और समाज के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पड़ेगी। यह नीति न केवल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी बल्कि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने में सहायक हो। जैसे वो ऊपर की 2 पॉलिसी थी, जो ऊपर के दस्तावेज थे, उसी प्रकार का उद्देश्य इसका भी है, लेकिन ये उनसे काफी बृहद है। अब देखिए एक बार प्राथमिक शिक्षा में जो नई शिक्षा नीति है उसका क्या योगदान है उसको एक बार अलग से देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको प्राथमिक शिक्षा के पर्सपेक्टिव में एक बार देख लेना जरूरी। तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। इनमें से देखिए कुछ चीजों को हम लोगों ने अभी ऊपर देख लिया है, लेकिन इसको एक बार अलग से देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षा को व्यापक और समग्र रूप से विकसित करने पर यह जो नीति है जोर देती है। इसका उद्देश्य देखिए छोटे बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है जो उनकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करे, यानी उनका संपूर्ण विकास करना है, समग्र विकास करना है। अब देखिए इसका जो प्रमुख प्रावधान है इसके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया, 5+3+3 स्ट्रक्चर को अपनाया जाना है। उसके बाद देखिए मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए, यानी अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, जिसको देखिए ECCE के रूप में भी जाना जाता है। इसकी बात देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 में भी कही गई है। बच्चों की देखिए प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल के लिए एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी और स्कूलों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यानी जो विभिन्न प्रकार के आंगनबाड़ी हैं, केंद्र हैं और जो वहां के प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, यानी जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के लिए और आंगनबाड़ियों में कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको भी अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। फिर देखिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता की जो बात भी इसमें कही गई है। कहा गया है कि कक्षा 3 तक सभी बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी समझ दिया जाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कक्षा 3 तक सभी बच्चों को पढ़ने आ जाए, अच्छे तरीके से लिखने आ जाए और सामान्य रूप से गणित की जानकारी हो। इसके लिए देखिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में देखिए खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर दिया जाए, यानी बच्चों को ज्यादातर किताबों के माध्यम से न पढ़ा के बल्कि उनको खेल के आधार पर और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लेकर उनको पढ़ाया जाना चाहिए। अगला देखिए समग्र विकास पर जोर। समग्र विकास पर जोर देखिए संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, यानी बच्चों की बुद्धि का भी विकास हो, सामाजिक विकास हो, उनकी भावनाओं का भी विकास हो, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। गतिविधि आधारित और खेल आधारित शिक्षण पद्धति शुरू की जानी चाहिए। बच्चों की रचनात्मकता, जिज्ञासा और नैतिक मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए। फिर देखिए अगली बात कही जा रही है कि प्राथमिक शिक्षा में देखिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल शिक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। डिजिटल शिक्षण सामग्री को विकसित किया जाना चाहिए। ई पाठ्यक्रमों और दीक्षा नामक
ई प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए, दीक्षा एक ई प्लेटफॉर्म है जिस पर विभिन्न प्रकार की डिजिटल पाठ्य सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रिमोट एरिया में रहते हैं जहां पर विद्यालय नहीं है, तो उन बच्चों को पढ़ने के लिए डिजिटल माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फिर देखिए, आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों के बीच समन्वय। ये देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिक समग्र और शिक्षण उन्मुख बनाया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्राथमिक शिक्षकों को ECCE के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, खेल कूद और कला आधारित शिक्षण, यानी प्राथमिक स्तर पर खेल, कला, कहानी सुनाना और गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी बच्चों को खेल के माध्यम से, कला के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के नाटकों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के अभिनय के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों के लिए देखिए, रुचिकर और ज्ञानवर्धक वातावरण तैयार किए जाए। यानी बच्चों के लिए क्लास का जो वातावरण होना चाहिए वो रुचिकर होना चाहिए और ज्ञानवर्धक होना चाहिए। देखिए, फिर इसमें कहा गया बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति, यानी चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग जो सिस्टम। इसमें देखिए क्या किया गया, शिक्षा को बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता के अनुरूप डिजाइन किया गया है। प्रत्येक बच्चे की प्रगति का आकलन सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के आधार पर किया जाएगा। शैक्षिक आकलन, इसमें देखिए पारंपरिक परीक्षा प्रणाली के बजाय वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाएगा। इसमें कहा गया कि जैसे पहले से पारंपरिक रूप से परीक्षा प्रणाली चलती आ रही है, अब उसके आधार पर वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। उसमें बच्चों के केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस को नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि उनके और भी गतिविधियों को भी मापा जाना चाहिए। देखिए, बच्चों की प्रगति का आकलन उनके प्रदर्शन और सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। अब देखिए, इसका महत्व क्या है। शिक्षा को बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुरूप बनाया गया है। हर बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि आधारित और समावेशी शिक्षण को अपनाया गया है। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों की बौद्धिक और सामाजिक क्षमता में वृद्धि होती है। जब बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो अपने समाज के साथ बेहतर तरीके से जुड़ते हैं और उनकी बुद्धि का जो विकास होता है बहुत बेहतर तरीके से होता है। आप देखिए, इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह बच्चों को शुरुआती विकास के हर पहलू को संबोधित करे। यानी शुरुआत में बच्चों को जिन जिन चीजों की जरूरत होती है पढ़ने लिखने के लिए, वो सारी चीजें विद्यालयों में प्राप्त हो, उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य देखिए, बच्चों को सीखने में रुचि पैदा करना और एक मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार करना है, जिससे वे आगे के शैक्षिक और सामाजिक जीवन के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो। यानी कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बच्चों को एक ऐसा बेस तैयार कर देना है जिससे वो अपने भविष्य में जो कुछ भी पढ़ना लिखना चाहे, जो कुछ भी करना चाहे, इससे उनको बहुत ज्यादा मदद मिले। तो इस प्रकार देखिए, हम लोगों ने आज की क्लास में जो है NCF, RTE और NEP तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि इसके हर इंपॉर्टेंट चीजों को शामिल किया जाए। और इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ MCQ या PYQ को भी देख लेना है, जिससे आपका इससे आने वाला प्रश्न न छूटे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे की चीजों को देखेंगे और समझेंगे। तो मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।